इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी कथन देखिए। महाकाव्य का इतिवृत्त मतलब पूरी कथा वस्तु व्यापक और सुसंगठित होनी चाहिए। सुसंगठित मतलब एक के बाद एक सर्ग होना चाहिए, कथा वस्तु कहीं टूटनी नहीं चाहिए। नहीं तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, अगले सर्ग में कुछ और लिखा है और इसका उसका कोई संबंध नहीं नजर आए, इस तरह नहीं होना चाहिए। कथा सुसंगठित होनी चाहिए। सामाजिक को आंदोलित करने वाली वस्तुओं और व्यापारों का चित्रण होना चाहिए। रसानुभूति में वो सहायक होनी चाहिए। विशद प्रांजल तथा सृष्ट भाव व्यंजना होनी चाहिए। संवाद रोचक होने चाहिए। कथा वस्तु में अगर संवाद रोचक हो तो वो पाठक या श्रोता के दिलो दिमाग पर छा जाते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वो उनका उपयोग करते हैं, याद रखते हैं। नाटकीय तथा औचित्यपूर्ण संवाद होनी चाहिए। मतलब कहते वक्त सीधी बात अगर कह दी जाए तो कहीं कहीं वो आवश्यक है, लेकिन किसी बात को मज़ेदार ढंग से या अलंकार युक्त शब्दों से या फिर ऐसा कुछ कहे कि जिससे जीवन का फलसफा निकलता हो तो सुनने वाला और पढ़ने वाला भी ज़्यादा आनंदित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने महाकाव्य में केवल 4 तत्वों की महत्ता स्वीकार की है। केवल 4 तत्वों की: इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, वर्णन, भावव्यंजना और संवाद। शुक्ल जी ने अप्रत्यक्ष रूप से महाकाव्य में संदेश की महानता और शैली की प्रौढ़ता का उल्लेख किया हुआ है। इनके बाद डॉक्टर बाबू गुलाब राय जी का कथन देखिए। महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी कहते हैं, महाकाव्य वह छंदबद्ध रचना है जो तीव्र कथा प्रवाह के साथ साथ मानवीय अनुभूतियों का लेखा जोखा करती है। महाकाव्य वह छंदबद्ध रचना है जो तीव्र कथा प्रवाह के साथ साथ मानवीय अनुभूतियों का लेखा जोखा रखती है। और अंतिम विद्वान सुमित्रानंद पंत जी लिखते हैं, महाकाव्य मानव सभ्यता के संघर्ष तथा सांस्कृतिक विकास में जीवंत पर्वताकार दर्पण है जिसमें मुख देखकर मानवता अपने को पहचानने में समर्थ होती है। बहुत ही सटीक और बहुत ही सुंदर परिभाषा में से कहूँगा। इससे पहले विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में इसका वर्णन किया हो, लेकिन सुमित्रानंदन पंत जी को जो कहते हैं, महाकाव्य मानव सभ्यता के संघर्ष तथा सांस्कृतिक विकास में जीवंत पर्वताकार दर्पण है। जीवंत पर्वताकार दर्पण मतलब पर्वत से भी बड़ा एक दर्पण है जिसमें मुख देखकर मानवता अपने को पहचानने में समर्थ होती है। अगर देखा जाए तो देखिए, हम रामायण में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम महाभारत के पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। बहुत बार महाभारत में जो प्रवृत्तियाँ, जो वृत्तियाँ, जो पात्र चित्रित हुए हैं उनके साथ अनेक बार अनेक लोग तादात्म्य स्थापित करते हैं। कोई छली गई हो नायिका तो द्रौपदी के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। किसी को उपेक्षित रखा गया हो बावजूद उसके क्वालिफिकेशन के तो वो कर्ण के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। कहने का मेरा मतलब यह है, अलग अलग पात्र हैं, उसमें बहुत सारे पात्र हैं। उन सारे पात्रों को और उनकी घटनाओं को, उनके जीवन को देखने के बाद उनका जो दर्पण है उनमें आज की मानवता भी अपना मुख देखती है, ये कहना है। इसलिए ये तो आप समझ ही गए होंगे कि महाकाव्य का स्वरूप किस तरह होना चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो महाकाव्य बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके वो सर्गों में विभाजित होना चाहिए और 8 सर्गों से ज़्यादा सर्ग उसके होने चाहिए। जितने भी ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि वो महाकाव्य है। उसका नायक जो है वो उदात्त होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए और धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी एक फल की प्राप्ति को उसमें दिखलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नायक जो है वो उदात्त होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, तभी वो कथा वस्तु आगे बढ़ेगी, कथा वस्तु लोगों को अच्छी लगेगी और
बाद में उसमें से कुछ ग्रहण भी लोग कर सकेंगे। इसलिए महाकाव्य का नायक धीरोदात्त होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि महाकाव्य में छोटे से छोटे बात को लेकर, जैसे पेड़ पौधे, कंकर या फिर लड़ाई, पर्वत, जंगल, अनेक प्राणी, अनेक वृत्तियाँ, प्रवृत्तियाँ, रस्म रिवाज, त्यौहार आदि सभी का वर्णन बारीकी के साथ होना चाहिए, क्योंकि महाकाव्य में इन सारी चीज़ों को लाना मतलब उस काल को बांध के रखना। साहित्य का मतलब होता है एक चित्रकार जिस तरह चित्र निकालता है और जो भी उसको दिखता है वो चित्रित करता है, उसी तरह साहित्यकार भी उस युग के उस काल को चित्रित कर बांध कर अपने साहित्य में रखता है। बाद में जब भी इसे कोई पढ़ता है तो उस काल का, उस वातावरण का परिणाम उस पर हो जाता है और इस वातावरण से लेकर उस वातावरण तक में वो पहुंच जाता है। ये इसलिए महाकाव्य बहुत बड़ा होना जरूरी है। अगर हम आमतौर पर भी देखें तो पाश्चात्य में भी, प्रदेश में भी या अनेक देशों में भी, अनेक भाषाओं में भी अनेक महाकाव्य मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर भारतीय महाकाव्यों को अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत इतने प्रचलित, इतने चर्चित महाकाव्य हैं कि मैं समझता हूँ जो भारत में कोई भी व्यक्ति रहता हो तो उसे रामायण और महाभारत अगर मालूम न हो तो शंका उठेगी मन में कि वो भारतीय है क्या। धन्यवाद।